नमस्कार दोस्तों, एबी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है अल्टरनेट ऑटोमोटिव फ्यूल्स एंड इमिशंस और इसके अंदर आज हम लोग समझेंगे इसका इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, नीड और फैक्टर्स। आपको समझने के लिए वीडियो पूरा देखना है, जो मैं समझाता हूं उसको ध्यान से सुनना है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग ध्यान से सुनेंगे। यहां पर टॉपिक लिखा हुआ है अल्टरनेटिव फ्यूल्स फॉर ऑटोमोबाइल्स, लेकिन पूरे टॉपिक को समझने से पहले हमें सिर्फ इतना समझना है सबसे पहले कि अल्टरनेटिव फ्यूल्स क्या होते हैं और इनको कैसे डिफाइन किया जाता है। तो अब आप लोग और ध्यान से सुनेंगे। नॉर्मली हम लोग जानते हैं जो फ्यूल्स हम लोग अपनी व्हीकल्स में या जो हमारी गाड़ियां हैं जो हम लोग रोज चलाते हैं उनमें यूज करते हैं डीजल और पेट्रोल। क्या यूज करते हैं? डीजल और पेट्रोल। अब यदि जो गाड़ियां हम लोग चलाते हैं उनमें डीजल और पेट्रोल के अलावा कोई अदर फ्यूल यूज किया जाता है तो उन फ्यूल्स को क्या बोलते हैं? हम लोग अल्टरनेटिव फ्यूल्स बोलते हैं। क्या समझ में आया? जो हम लोग व्हीकल्स ड्राइव करते हैं, चलाते हैं, उनमें यदि डीजल और पेट्रोल के अलावा कोई अदर फ्यूल यूज किया जाता है तो उन फ्यूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिव फ्यूल्स। अब इसको जो अल्टरनेटिव फ्यूल्स है इसको डिफाइन करने के अलग अलग तरीके होते हैं। जो हमारे डीजल और पेट्रोल फ्यूल्स हैं ये आते हैं गैसोलीन फ्यूल्स की कैटेगरी में। तो एक तो तरीका ये होता है अल्टरनेटिव फ्यूल्स को डिफाइन करने का कि अल्टरनेटिव फ्यूल्स ऐसे फ्यूल्स होते हैं जो गैसोलीन फ्यूल्स के स्थान पर यूज किए जाते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिव फ्यूल्स बोलते हैं। एग्जाम्पल आगे मैं समझाऊंगा तब आप समझ जाएंगे। सबसे पहले डेफिनेशन समझ रहे हैं। अब एक तरीका और है इसको डिफाइन करने के कि अल्टरनेटिव फ्यूल्स ऐसे फ्यूल्स होते हैं जो पेट्रोलियम से भिन्न होते हैं, मतलब अलग होते हैं। अल्टरनेटिव फ्यूल्स ऐसे फ्यूल्स होते हैं जो पेट्रोलियम फ्यूल से डिफरेंट होते हैं, भिन्न होते हैं, अलग होते हैं और हमारे इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं और हमारी जो ऊर्जा है, एनर्जी है, उसको सेव करते हैं। ऐसे फ्यूल को हम क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिव फ्यूल्स बोलते हैं। तो जो अलग अलग तरीके थे अल्टरनेटिव फ्यूल्स को डिफाइन करने के लिए वह मैंने बता दिए। अब अल्टरनेटिव फ्यूल्स आगे मैं समझाऊंगा इस डेफिनेशन को तो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। अब क्या कह रहा है? अल्टरनेटिव फॉर ऑटोमोबाइल्स। तो ऑटोमोबाइल्स हमारी जो व्हीकल्स हैं, गाड़ियां हैं, ये नॉर्मली हमारे ट्रेडिशनल जो फ्यूल होते हैं, पेट्रोलियम फ्यूल्स होते हैं, उनका उपयोग करते हैं। लेकिन इनको जब हम कन्वर्ट करते हैं अदर किसी फ्यूल से चलने वाली गाड़ियों में, जैसे हमारी आजकल देखते हैं इलेक्ट्रिक कार हो गई हैं, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गई हैं, सोलर पावर्ड हो गई हैं, इस तरह की जो हमारी व्हीकल्स हैं वो सब किस कैटेगरी में आती हैं कि ये हमारी अल्टरनेटिव फ्यूल से चलने वाली गाड़ियां होती हैं। तो इसी आधार पर यहां पर डिफाइन किया गया है कि जो हमारे अल्टरनेटिव फ्यूल व्हीकल होते हैं वह ऐसे व्हीकल्स होते हैं जो हमारे ट्रेडिशनल पेट्रोलियम फ्यूल के अलावा किसी अन्य फ्यूल पर चलता है और हमारे इंजन को पावर प्रदान करने की किसी भी तकनीकी को क्या करता है? यूज करता है, जिसमें केवल पेट्रोलियम शामिल नहीं होता है। जैसे कि इलेक्ट्रिक कार हो गई, हाइब्रिड हो गई, इलेक्ट्रिक वाहन हो गया और जो हमारी सोलर एनर्जी से चलने वाले व्हीकल हो गए। उम्मीद है डेफिनेशन समझ में आपको आ गई होगी, जो भी मैंने कोशिश की समझाने की। अब चलते हैं इसके फैक्टर्स और नीड समझते हैं। तो याद रखें कि जो भी आज मैं समझा रहा हूं यदि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो आप कुछ ना करें, जितना मैं यहां पर जिस तरह समझा रहा हूं आपको उतना लिख कर आएंगे तो भी चलेगा। लेकिन आप यदि जो यहां पर पढ़ेंगे, जो आप यहां पर याद करेंगे, जो भी मैं स्लाइड में यहां पर दिखा रहा हूं, इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं तो समझ लो जो 7 नंबर का क्वेश्चन आता है वो बहुत अच्छा आपसे बन जाएगा। जैसे कि सबसे पहले इसकी नीड क्यों जरूरत पड़ी इसकी, तो सबसे पहले क्या है? जो हमारी एनर्जी है सेव होती है इससे।
और हमारी जो एनवायरमेंटल है उसके लिए भी क्या है, सुरक्षा प्रदान करते हैं, मतलब बेनिफिट्स हैं। क्योंकि हम जानते हैं डीजल और पेट्रोल जलता है तो हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत क्या हो रहा है, हानिकारक है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं जो हमारे डीजल और पेट्रोल के अलावा जो भी हम फ्यूल्स यूज कर रहे हैं वह कैसे हैं, इन्वायरमेंटल के लिए हमारे कैसे बेनिफिट्स हैं और हमारी एनर्जी के लिए कैसे सिक्योरिटी प्रदान करते हैं। और क्या है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन है ना, कैसे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन है। इसके अलावा जो हमारे फ्यूल के स्टोरेज हैं वह भी क्या तेजी से खत्म हो रहे हैं, तो भी उनका क्या है, यह एक क्या है, विकल्प है। जो अल्टरनेटिव फ्यूल्स क्या है, एक हमारा विकल्प है। जो हमारे फ्यूल्स, जो हमारे नेचुरल फ्यूल्स हैं वह खत्म होते जा रहे हैं, तो उनकी जगह हमें कोई दूसरे फ्यूल मिल गए हैं, तो ये हमारा क्या कह सकते हैं, ये विकल्प है। क्या है, जैसे डीजल इंजन का विकल्प है ना, हमने समझा दिया है। अब क्या है, यह है कि बिना इंजन संशोधन के आराम से इनका यूज किया जा सकता है। जो हमारा इंजन है उसमें मॉडिफिकेशन किए बिना या दूसरा इंजन बनाए बिना जो हमारा नेचुरल गाड़ी हमारी चलती है उसी इंजन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके हम इन फ्यूल्स का उपयोग कर सकते हैं। ये रिन्यूएबल हैं। इसके अलावा ये इको फ्रेंडली हैं, मतलब जो हमारा प्रदूषण है यह कम से कम करते हैं। इसके अलावा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फ्यूल, मतलब इनको कोई भी लोकल में हम लोग इनका क्या प्रोडक्शन कर सकते हैं। जरूर नहीं जैसे पेट्रोल डीजल का कहीं एक जगह उत्पादन हो रहा है फिर उसको पूरे देश में क्या किया जा रहा है, भेजा जा रहा है, जगह जगह स्टोरेज टैंक बनाए जा रहे हैं, तो इसमें ऐसा नहीं होता है। फिर क्या है, जो इससे क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन लागत है उसमें भी कमी आती है। जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, जैसे कि हमने बताया कि किसी एक जगह सबसे पहले पेट्रोल का उत्पादन हो रहा है फिर उसको पूरे देश में जगह जगह भेजा जाता है, तो उससे क्या लगती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगती है। लेकिन इसको लोकल में कहीं भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका उत्पादन करते हैं, तो इससे क्या होती है, जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है कम से कम हो जाती है। अब जो डिफरेंट टाइप्स के हमारे अल्टरनेटिव फ्यूल्स हैं इनका हम लोग ऑटोमोबाइल इंजन में उपयोग तो कर सकते हैं, लेकिन कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से हम इनका उपयोग ऑटोमोबाइल के अंदर कर सकते हैं, या ये फैक्टर्स उनके अंदर, उन अल्टरनेटिव फ्यूल्स के अंदर होना चाहिए, तभी हम उनका उपयोग ऑटोमोबाइल्स के अंदर करना चाहिए। जैसे इनके क्या होना चाहिए, हाई वॉल्यूमेट्रिक एंड मास एनर्जी डेंसिटी होनी चाहिए। इसके अलावा ये क्या होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट फ्रॉम प्रोडक्शन फैसिलिटी टू डिलीवरी पॉइंट तक आसानी हो चाहिए, मतलब इनको ट्रांसपोर्ट करना आसान होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए जहां पर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हम जिस गाड़ी में इसका उपयोग करने वाले हैं वहां तक भी इसको ले जाने में प्रॉब्लम हो या इसको डिस्ट्रीब्यूट करने में प्रॉब्लम हो। जैसे हम लोग जानते हैं जो एलपीजी है, सीएनजी गैस आजकल पेट्रोल पंप पे मिलने लगी है, मतलब इसमें क्या है, एक जगह से दूसरी जगह डिलीवरी करने में आसानी है, इसलिए इसका उपयोग हम लोग गाड़ियों में करने लगे हैं। तो ये फैक्टर सीएनजी और एलपीजी के अंदर था, इसलिए हम लोग उसको एक अल्टरनेटिव फ्यूल्स की जगह यूज करने लगे हैं। ऐसे ही लिखा है कि जो हमारी लॉन्ग स्टोरेज लाइफ, मिनिमम हैंडलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम होनी चाहिए। इन सब के अंदर इस टाइप की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होनी चाहिए। जो स्टोरेज है लाइफ वह अधिक से अधिक होनी चाहिए और हमारा जो हैंडलिंग चार्ज है मिनिमम होना चाहिए और डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम भी नहीं आना चाहिए। इसके अलावा जिस भी इंजन में हम लोग इसका उपयोग कर रहे हैं, जिस भी गाड़ी में उपयोग कर रहे हैं, उसमें मॉडिफिकेशन भी कम से कम होना चाहिए। आसानी से क्या होना चाहिए, हमारी गाड़ी में यूज होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन हो रहा है तो हमारी गाड़ियों में ही इतना खर्चा आ जाएगा तो हम इससे क्या होगी, कॉस्ट को सेव नहीं कर पाएंगे। तो जो मैंने फोर्थ पॉइंट समझा दिया ये भी आप समझ गए होंगे। तो ये जो पॉइंट मैं लिख कर लाया हूं हिंदी इंग्लिश में, इसका पर्पज है, कई बार क्या होता है हम जो बोल तो देते हैं तुरंत, अभी आप जो सुन रहे हैं वो समझ में भी आ जाता है, लेकिन फिर क्या होता है, भूल जाते हैं। लेकिन इस तरह के नोट्स आप बना लेंगे तो कभी भी इसको पढ़ सकते हैं और वीडियो देख के उसका रिवीजन कर सकते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो नए हमसे जुड़ते रहते हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। समझ में आया? चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। और अब इसके हम क्लासिफिकेशन समझेंगे। अब क्लासिफिकेशन में देखें जो डिफरेंट टाइप्स के अल्टरनेटिव फ्यूल्स हैं जिनका अभी यूज हो रहा है, खासकर जो अभी वर्तमान में यूज हो रहे हैं, जैसे एल्कोहल फ्यूल्स हो गया, एथेनॉल हो गया, मेथेनॉल हो गया, एलपीजी हो गया, नेचुरल गैस में सीएनजी हो गई, बायोगैस हो गया, बायोडीजल हो गया, हाइड्रोजन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, हाइब्रिड हो गया,
सोलर पावर्ड हो गया और सिंथेटिक फ्यूल्स हो गए। इस तरह के फ्यूल अभी आप लोगों ने सुने भी होंगे, इनका यूज किया जाता है। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग समझेंगे। कई बार क्या होता है, वो क्लासिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटिव फ्यूल्स फॉर ऑटोमोबाइल के लिए क्वेश्चन आ जाता है, तो आप 7 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये तो है नहीं सिर्फ क्लासिफिकेशन पर क्वेश्चन आया है, तो ये तो होता नहीं कि आप सिर्फ इतने नाम लिख कर आ जाए 7 नंबर में, तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हमें लिखना भी पड़ेगा। क्या समझ में आया? यदि क्वेश्चन पूछा जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटिव फ्यूल्स फॉर ऑटोमोबाइल, तो क्लासिफिकेशन में हम लोग सबसे पहले तो इनके नाम लिखेंगे जो यहां पर सामने आपको दिख रहे हैं। अब इनके नाम लिख देंगे और इनके बारे में नहीं लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा यदि, तो इनको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। तो थोड़ा थोड़ा सबके बारे में हम लोग देखते हैं। और यदि आप एबी क्लास एप्लीकेशन के अंदर स्टडी कर रहे हैं, हमारी एबी क्लास एप्लीकेशन के अंदर होता क्या, वीडियो लेक्चर रहते हैं सारे, और उसके अंदर हम पीडीएफ अटैच कर देते हैं, तो इस सब की स्टडी आप पीडीएफ से भी कर सकते हैं, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा कंप्लीट वहां पर लेक्चर मिलेंगे, क्योंकि यूट्यूब चैनल पर होता क्या है, बहुत सारे सब्जेक्ट हम एक साथ पढ़ाते रहते हैं, तो कई बार वीडियो आपके पास पहुंचने में या हमें अपलोड करने में टाइम लग जाता है, तो वहां पर एक फास्ट और एक तरीके से स्टडी भी आप कर सकते हैं। लेकिन यूट्यूब चैनल पर भी सारे वीडियो मिलेंगे, उसकी आप चिंता ना करें। वीडियो लाइक जरूर कर दें, वीडियो लाइक करने की आपके कोई नुकसान नहीं है, हमारा फायदा है कि रेटिंग वीडियो की बढ़ जाती है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब हम सबसे पहले एथेनॉल के बारे में थोड़ा थोड़ा समझते हैं कि जो एथेनॉल है, ये क्या लिखा, एथेनॉल को एथिल एल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है। सिर्फ सिंपल वर्ड है जिनको मैं थोड़ा सा पढ़ के सुना के और समझाते हुए चल रहा हूं, आपको समझ में आ जाएंगे। यह क्या, बियर, वाइन, रम, वोदका आदि में पाए जाने वाला एल्कोहल है। क्या समझ में आया? जो एथेनॉल है उसको हम किस नाम से, एल्कोहल के नाम से जानते हैं, और यह कहां किसमें पाया जाता है, बियर हो गई, वाइन हो गई, रम हो गई, वोदका आदि में पाए जाने वाला एल्कोहल है। अब इसके अलावा यहाँ पर हम देख सकते हैं जो हमारे स्टार्च की बूंदों हैं, या जो जिसे हम क्या बोलते हैं, सेल्यूलोज को क्या बोलते हैं, किण्वित और आश्वित। इसका मतलब होता है फर्मेंटिंग और डिस्टिलिंग करके उत्पादित, मतलब बनाया जाता है, उत्पादित किया जाता है, जो हमारा एल्कोहल आधारित वैकल्पिक हमारा अल्टरनेटिव फ्यूल्स है। क्या समझ में आया? जो हमारा स्टार्च की बूंदें होती हैं या फिर सेल्यूलोज को क्या करके फर्मेंटिंग और डिस्टिलिंग करके क्या किया जाता है, इसको प्रोड्यूस किया जाता है, और जिसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा अल्टरनेटिव फ्यूल्स है इसके स्थान पर हम कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी बहुत सारी क्वालिटी होती है, जैसे कि इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल ऑक्टेन बढ़ाने और गैसोलीन की उत्सर्जन जो हमारा इमिशन गुणवत्ता में, क्वालिटी में सुधार करने के लिए किया था। क्या समझ में आया? सबसे ज्यादा उपयोग इसका कहां किया था, ऑक्टेन बढ़ाने के लिए और गैसोलीन की जो इमिशन क्वालिटी में सुधार करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा देखें तो इसे गैसोलीन के साथ E85 बनाया जा सकता है। क्या किया जाता है, गैसोलीन के साथ E85 बनाया जा सकता है, जो 85% एथेनॉल और 15% गैसोलीन का मिश्रण है। क्या समझ में आया? इसको हम E85 बना सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, 85% एथेनॉल और 15% क्या होता है, गैसोलीन का मिश्रण होता है। इसके अलावा क्या होता है, एक बेहतरीन स्वच्छ जलने वाला ईंधन, इसकी ऑक्टेन रेटिंग कितनी, 100 से ज्यादा होती है, और यह गैसोलीन से ज्यादा ठंडा जलता है। तो ये एथेनॉल के बारे में कुछ बातें थी जो आप एग्जाम में लिख सकते हैं, तो उम्मीद है इसके बारे में समझ गए होंगे। अब हम लोग थोड़ा समझेंगे मेथनॉल के बारे में। तो मेथनॉल क्या है, मेथनॉल जो है इसे वुड अल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है। किससे? वुड अल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है। इसका इस्तेमाल M85 पर चलने वाले जो हमारे फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल्स में जो हमारा अल्टरनेटिव फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है। क्या समझ में आया? मेथनॉल को वुड अल्कोहल के नाम से जाना जाता है, और इसका इस्तेमाल कहां, M85 पर चलने वाले जो हमारे फ्लेक्सिबल व्हीकल होते हैं उनमें हम अल्टरनेटिव फ्यूल के रूप में इसका यूज करते हैं। अब क्या है, इसके लाभों में देखें तो गैसोलीन की तुलना में इसमें जो हमारा इमिशन रेट है वह कैसा रहता है, कम होता है, और जो इसकी परफॉर्मेंस है वो कैसी रहती है, हाई रहती है, और जो ज्वलनशील होती है, फ्लैमेबिलिटी होती वह क्या होती है, इसमें उसका कम जोखिम होता है, मतलब कम इतनी आसानी से इसमें आग नहीं लगती है। इसके अलावा जो हमारे भविष्य में, फ्यूचर में हाइड्रोजन ईंधन फ्यूल सेल है, वाहनों के लिए मेथनॉल को आसानी से हाइड्रोजन में बदला जा सकता है। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भविष्य में हम जो हमारी हाइड्रोजन ईंधन सेल हैं या फ्यूल सेल हैं, उनके लिए हम मेथनॉल को
हाइड्रोजन में बड़े आसानी से बदल सकते हैं। इसके अलावा जो मेथनॉल है वह अत्यधिक क्या है, हमारा कोरोसिव है, जिसके कारण हमारा इसका डिस्ट्रीब्यूशन और स्टोरेज के लिए विशेष इसकी हमारी सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, की आवश्यकता होती है। मतलब इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए या फिर कहीं स्टोर करने के लिए हमें स्पेशल स्टोरेज की जरूरत पड़ती है। तो ये था हमारा मेथनॉल। अब हम बात करेंगे एलपीजी की। तो एलपीजी के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। अब हम बात करेंगे एलपीजी, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रोपेन और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, आप समझ गए होंगे। एलपीजी गैस हम सभी ने देखी हुई है और इसकी स्टोरेज भी देखें, एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जा सकता है वो भी देखा है। पाइपलाइन वगैरह सुविधा हो गई कि एक जगह से दूसरी जगह, मतलब पाइपलाइनों के थ्रू भेजा जाने लगा। तो ये क्या है, एक नॉर्मली फ्रेंडली गैस है जो हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन अगर हम गैसोलीन जो हमारे पेट्रोल डीजल उसकी तुलना में देखें तो कुछ इसकी लाभ हैं, जैसे कि जो इसका इमिशन, जो इसकी जो इससे प्रदूषण वगैरह होता है, जो इससे हमारी एनवायरमेंट को नुकसान होता है, वह गैसोलीन की तुलना में बहुत कम होता है। क्योंकि ये क्या करता है, गैसोलीन की तुलना में कम जो हमारा वाहन से जो धुआं वगैरह निकलता है वह उस तरह का जहरीला नहीं निकलता है। इस तरह यदि हम देखें तो कि जो हमारी एलपीजी है कैसे बनती, तो हमारे जो क्रूड ऑयल है, जो नेचुरल हमारे नीचे से हम लोग कच्चे पदार्थ के रूप में निकालते हैं, इसको रिफाइन करके हम लोग एलपीजी बनाते हैं। क्या करके, रिफाइन करके इसका एलपीजी हम लोग बनाते हैं। नेक्स्ट क्या है, जो प्रोपेन की अगर हम कॉस्ट की बात करें तो जो हमारा गैसोलीन है 1 लीटर जितने का आता है उसकी तुलना में हम देखें तो हमारे जो एलपीजी की कीमत क्या होती है, कम होती है। तो ये कॉस्ट को भी सेव करता है। उम्मीद है ये भी पॉइंट आपको एलपीजी के बारे में समझ में आए होंगे। हमने वही पॉइंट शामिल किए हैं जो आपको एग्जाम में लिखना चाहिए। तो याद रखें, वैसे सीएनजी के बारे में आप या किसी भी फ्यूल के बारे में यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ अल्टरनेटिव फ्यूल्स, उनके बारे में बहुत कुछ लिखा जा सकता है। लेकिन यहाँ जो हमारी ऑटोमोबाइल व्हीकल्स, उससे जो हमारी ऑटोमोबाइल व्हीकल्स है उससे जोड़ते हुए हम लोग यहाँ पर समझ रहे हैं, और उतने ही पॉइंट हमें लिखना है। जैसे कि यहाँ पर सीएनजी की बात करें हम लोग, तो सीएनजी क्या है, एक नेचुरल गैस है जो मुख्य रूप से किससे, मीथेन से बनाई जाती है। सीएनजी क्या है, एक नेचुरल गैस है जो मुख्य रूप से मीथेन से बनाई जाती है। और यह क्या, हमारे जो हमारा एनवायरमेंटल है उसके हिसाब से देखें तो इसकी मात्रा की 1% से भी कम तक संपीड़ित करके बनाई जाती है। अब इसका हम देखें, इसको स्टोर करने का तरीका क्या होता है, इसे लगभग 200 से 248 बार जो प्रेशर की क्या होती है, यूनिट होती है, के दबाव पर कठोर कंटेनरों, जो कंटेनर होते हैं उसमें स्टोर करके और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। आमतौर पर जो हमारे कंटेनर होते हैं वो कैसे, सिलिंड्रिकल और हमारे गोलाकार होते हैं। और यह जो हमारी सीएनजी है, यह हमारे एसआई और सीआई इंजन दोनों में यूज की जा सकती है। तो इस तरह कुछ पॉइंट हैं जो आप सीएनजी के बारे में लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे बायोगैस की। तो बायोगैस के बारे में आप लोग जानते होंगे, जो हमारी बायोगैस है उसको जो भी हमारे खाद वगैरह है, सीवेज है, नगर पालिका, जो हमारा कचरा वगैरह कह सकते हैं, जो हमारे घरों से निकलता है, बाहर से निकलता है, एग्रीकल्चर से निकलता है, इंडस्ट्री एरिया से निकलता है, इन सबको इकट्ठा करके हम क्या करते हैं, इस गैस का निर्माण करते हैं। जो भी इसकी किण्वन वगैरह, जो भी इसकी बायोगैस के बारे में मैंने वैसे एनवायरमेंटल में पढ़ाया हुआ है, लेकिन हमें उतना नहीं देखना है। इसको कैसे बनाया जाता है बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, इसकी प्रोसेस क्या है थोड़ी सी, जो भी लाइनें मैंने यहाँ पर लिख दी है उतना ही हमें लिखना है। अब यह इस प्रकार की जो बायोगैस में मुख्य रूप से क्या होता है, मीथेन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड शामिल है। इसके अलावा अगर हम देखें तो बायोगैस को प्राकृतिक गैस, जो नेचुरल गैस की तरह कंप्रेस किया जा सकता है और जो हमारी व्हीकल्स हैं उसको चलाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब जो हमारी बायोगैस है उसका सबसे ज्यादा स्वीडन हो गया, डेनमार्क हो गया, जर्मनी, जो हमारी व्हीकल्स हैं, कार, बसें, ट्रेनों के लिए बायोगैस से बड़े उपयोग करता है, मतलब वहां पर इसका सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। तो उम्मीद है बायोगैस के बारे में भी आप कुछ लिख पाएंगे। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी है। इससे पहले मैं बता दूं, बहुत सारे बच्चों को कॉल और मैसेज आते रहते हैं कि 5th सेम जो मैकेनिकल बीटेक का कोर्स है वह मैंने स्टार्ट कर दिया है। कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो वाइब्रेशन हो या फिर डायनेमिक्स ऑफ मशीन हो या और भी सब्जेक्ट है, उसका कंबाइंड कोर्स है। आप उसको अनलॉक कर सकते हैं या कह सकते हैं उसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं।
उसके लिए या तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको कांटेक्ट बता देता हूं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है ना, वीडियो को जो आप वीडियो अभी देख रहे हैं, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक वीडियो बना दिया है, डायनेमिक्स ऑफ मशीन है, और 5th सेम ऑल सब्जेक्ट पे भी बना दूंगा, या बन जाएगा तो मैं उसकी लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। उस लिंक को देखकर आप क्या करेंगे, उस लिंक पे क्लिक करेंगे और वीडियो पूरा देख लेंगे तो सारी प्रोसेस समझ में आ जाएगी। और नहीं तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं, सीधा यहाँ पर कॉन्टेक्ट कर लेंगे तो आपको डायरेक्ट सारी जानकारी मिल जाएगी। अब इलेक्ट्रिसिटी से वाहन चलने वाले आजकल बहुत सारे व्हीकल्स आ रही हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बोलते हैं, तो उनके बारे में सभी जानते हैं। अब इनकी विशेषता क्या है, इलेक्ट्रिकल वाहनों में गैसोलीन से चलने वाले वाहनों की तुलना में देखें तो जो हमारा फ्यूल है और जो हमारी इसका मेंटेनेंस की लागत कैसी होती है, बहुत कम होती है। जैसे हम जानते हैं जो 2 व्हीलर आजकल हम 4 व्हीलर खरीद रहे हैं, उनमें सर्विस वगैरह बार बार नहीं कराने पड़ती, तो ये क्या है, मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम है। इसके अलावा जो हमारे अल्टरनेटिव फ्यूल्स में जो हमारी इलेक्ट्रिक का जो उत्पादन होता है उसका क्या है, इसमें होता क्या है, इससे जो इलेक्ट्रिसिटी चलने वाले वाहन है उसमें देखें मैकेनिकल से, जो हमारे मैकेनिकल वाले वाहन है, जो पावर है मैकेनिकल का यूज करते हैं, उसमें क्या होता है, मैकेनिकल से पावर का मतलब होता है उसमें जो फ्यूल है वह पहले जलता है, फिर उसको हमारी व्हीकल्स को जो पावर मिलती है, फिर गाड़ी चलती है। लेकिन इलेक्ट्रिक वाहन में ऐसा नहीं होता, इलेक्ट्रिक वाहन में फ्यूल कंबस्शन नहीं होता, और डायरेक्ट इसको वाहन को क्या मिलती है, हमारी एनर्जी मिलती है, व्हीकल को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। क्या समझ में आया कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं उसमें मैकेनिकल पावर का यूज नहीं होता। मैकेनिकल पावर का मतलब है कि उसके अंदर कंबस्शन का उपयोग नहीं किया जाता है, मतलब उसके अंदर फ्यूल नहीं जलता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में मतलब डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी मिलती है व्हीकल को, और वह डायरेक्ट उसको पावर मिलती कह सकते हैं, और वह चलता है, मतलब कंबस्शन नहीं होता है। इसके अलावा हम देखें तो जो हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं उसमें आमतौर पर बैटरियों का यूज किया जाता है, जिसमें जो भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू उसको चार्ज किया जाता है उसमें उसकी एनर्जी स्टोर होती है। उम्मीद है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी समझ गए होंगे। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोजन। अब हम हाइड्रोजन की बात करें तो जो हमारी फ्यूल सेल्स हैं, क्या है, फ्यूल सेल्स हैं, रिक्वायर हाईली प्यूरिफाई हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है। क्या, हाईली प्यूरिफाई हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है यदि उसको हम फ्यूल के रूप में यूज कर रहे हैं। अब इसके अलावा नीड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन इकोनॉमिकली, मतलब थोड़ा सा महंगा होता है, फ्रॉम वेराइटी ऑफ रिसोर्सेज, जहां से भी हम हाइड्रोजन का उत्पादन करते हैं जो कि इन्वायरमेंटली फ्रेंडली बेस से अगर हम उसका उत्पादन कर रहे हैं, थोड़ा कैसा रहता है, इकोनॉमिकल, मतलब महंगा पड़ता है। इसके अलावा सुरक्षित, विश्वसनीय, कॉम्पैक्ट और लागत प्रभावी हाइड्रोजन स्टोरेज विकसित करना जो फ्यूल सेल हमारी टेक्नोलॉजी के लिए व्यापक उपयोग से सबसे बड़ी चुनौती के रूप में होती है, क्योंकि इसको स्टोर करना थोड़ा सुरक्षित, मतलब सुरक्षित उपयोग करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए कह सकते हैं कॉस्टली और थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। इसके अलावा देखें जो हमारा लिक्विड हाइड्रोजन भी, जो हमारी गर्मी पड़ती है तो उसमें क्या होता है, बेहद संवेदनशील होता है, सेंसिटिव होता है, जो कुछ डिग्री तक गर्म होने पर काफी फैल जाता है। इस प्रकार जो आवश्यक टैंक है इसके लिए इंसुलेशन उस वजन और मात्रा को प्रभावित करते हैं जिसमें इसको स्टोर किया जाता है। उम्मीद है ये पॉइंट भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट और लास्ट हम सब लोग समझेंगे सोलर कार के बारे में। सोलर एनर्जी कह सकते हैं, सोलर एनर्जी सभी लोग जानते हैं, इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं कि जो हमारी सोलर कार है ये क्या, इलेक्ट्रिक व्हीकल पावर होती है जो कि सोलर एनर्जी से क्या करती हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती हैं, उसी का हम लोग उपयोग करते हैं। अगर हम सोलर इसमें देखें तो कौन सी, फोटोवोल्टिक सोलर सेल का इसमें उपयोग किया जाता है, जो क्या करती है, सूर्य से जो हमारी रोशनी मिलती है उसका उपयोग करके इलेक्ट्रिसिटी में उसको परिवर्तित करती हैं, और जो भी बैटरी लगी रहती है उसमें इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करती हैं। इसके अलावा ऐसी फोटोवोल्टिक सेल वगैरह इन सबके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि ऊर्जा को सीधा क्या करती है, डायरेक्ट हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो उम्मीद है सोलर कार के बारे में आप लोग समझ चुके होंगे। मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की है, आपको जो मटेरियल प्रोवाइड कराना था वो मैंने प्रोवाइड करा दिया, थोड़ा थोड़ा समझा भी दिया है। कम से कम आपका काम हो जाएगा यदि इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। आप चाहे मेरी AB क्लास एप्लीकेशन में वीडियो देखें या फिर यूट्यूब चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।